जब किसी के हाथ की उंगली में कुछ हो जाए तो उंगली का इलाज किया जाता है, काटने की भी नौबत आए तो पूरा का पूरा हाथ नहीं काटा जाता। यह तो हुई एक बात। एक और बात सुनिए, जस्टिस का ध्येय, दोषी छूट जाए पर निर्दोष को आंच ना आए। अब आता हूं उस बात पर जिसके लिए ये दो बातें कही। राजस्थान सरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। ये ठीक है कि कुछ को ये अप्रत्याशित लगा होगा, कुछ को नहीं। उनको तो बिल्कुल भी नहीं, जो नीट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जानते हैं। देखा जाए तो रास्ते दो ही थे और दोनों की मंजिल अलग अलग होती। आप कई प्रश्न खड़े कर सकते हैं सरकार पर, विपक्ष पर, सिस्टम पर क्या सॉल्यूशन पर बहस नहीं होनी चाहिए? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज कोई चिल्लापो नहीं, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश फैसले को समझने की और यह जानने की कि रास्ता क्या है, क्या हो सबके लिए, सबके फायदे का। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। रिटायर्ड आरपीएस हैं योगेंद्र जोशी जी मेरे साथ हैं, अजीत कुमार सिंह जी रिटायर्ड आईएएस हैं और संजय महिला जी सीनियर एडवोकेट भारत सरकार। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। योगेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। आप लगातार इस बात को पिछले 3.5-4 महीनों से मेंटेन कर रहे हैं कि परीक्षा तो रद्द की ही नहीं जा सकती, निरस्त हो ही नहीं सकती, और उसके पीछे आपके अपने तर्क भी हैं। आज के इस फैसले ने आपको आश्चर्य में तो नहीं डाला होगा, लेकिन यहां से रास्ता क्या है? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो 2023 से जब से इस संबंध में डिबेट चालू हुई है तब से एक ही बात कहता आया था कि ये परीक्षा निरस्त नहीं होगी। और उसके पीछे तर्क ये है, मेरा जो तर्क था वो ये था कि इनका अपॉइंटमेंट जिस दिन इन्होंने पीएचक्यू में ज्वाइन किया उस दिन हो गया, और संबंधित जिलों में जहां से इनका वेतन आता है वहां इनकी ज्वाइनिंग समझ के, मतलब वहां से वेतन आने लग गया इनका। और इन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग कर ली, 2 साल की कुल ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इनको भेज दिया। और दूसरी बात, जो परीक्षा होनी थी वो परीक्षा भी ट्रेनिंग के बाद में फिजिकल और इंटरनल परीक्षा होती है आरपीएम में, वो भी पास हो। मैं ये कह रहा हूं कि इतने 859 एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करने से सरकार को दोबारा करने में बहुत जोर आता है। एक तो सबसे बड़ी बात कि वेतन इनको देना चालू कर दिया। 2 सेकंड, जोर आता है मतलब क्या? ये तो उनका दायित्व है, ये तो उनका कर्तव्य है, ये तो उनका फर्ज है। देखिए, दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे ईओआरओ परीक्षा हुई, नीट परीक्षा हुई, पटवारी परीक्षा हुई, निरस्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर तो परीक्षा होने के बाद में ज्वाइनिंग कर ली, मतलब एज ए सब इंस्पेक्टर वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और ज्वाइन करके वेतन उठाना चालू कर दिया। और इनकी वैकेंसी कौन सी है? हर जिले की वैकेंसी के हिसाब से होती है। अपने यहाँ जैसे आरपीएस अभी 200 और कुछ पास हुए हैं, तो ये क्या है, वैकेंसी के हिसाब से होते हैं कि भाई कितने हैं। जैसे राजस्थान में तो आरपीएस एक साथ होगी, लेकिन सब इंस्पेक्टर में क्या है, जिलों वाइज होती है, रेंज वाइज वैकेंसी होती है, और उस वैकेंसी के आधार पर इनकी नियुक्तियां होती है, और वहां से उन जिलों से ही तनख्वाह आती है। यह है सबसे बड़ी बात। तो जब इनकी ये नियुक्तियां हो चुकी हैं तो उन नियुक्तियों को निरस्त करने में बहुत जोर आता है। बहुत कम चांसेस ऐसे हुए हैं जहां नियुक्ति होने के बाद में, साल भर तक ट्रेनिंग करने के बाद में, तनख्वाह लेने के बाद में सरकार ने ये एक्शन लिया हो कि निरस्त कर दियो, तो भाई उस वेतन का क्या होगा, वो तो वसूला जाएगा होगा। बहुत बड़ी पेचीदगी है ये। कोई जरूरी थोड़ी है आप वो ये कहेंगे साहब हमारा क्या दोष है इसके अंदर। जैसे आप अब मान लीजिए 45 पकड़े गए और बाकी तो सब है भी ट्रेनिंग में जिनके ऊपर आक्षेप नहीं है, तो वो कैसे आपको वापस तनख्वाह दे देंगे? वो क्यों देंगे? और दोबारा आप परीक्षा लेंगे, जैसा कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई ये दोबारा निरस्त कर दी जाए और दोबारा इस परीक्षा को करा ली जाए। जो 3000 लोग हैं परीक्षा में, उन लोगों से दोबारा बैठ के करा ली जाए जो रिटर्न में पास हुए थे, और फिर इंटरव्यू लेकर के कर लिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से कोई फेल हो जाता है तो उसको एक चांस और दे दिया जाए। लेकिन उस एक चांस में भी वो पास नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? उसकी वेतन का क्या करोगे? दूसरा ये है कि इस प्रकार की जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में राज्य सरकार ने जब नियुक्तियां दी हैं, तब पीएचक्यू में जब लोग गए हैं तब उनसे प्रार्थना पत्र लिखाए गए थे, तो उनसे ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं लिखाने में आ रही थी। और जब बीकानेर और पाली में 2021 में पकड़े गए थे, जब पेपर आउट हो गया था, तो उस समय में जो पीएचक्यू ने आईबी के माध्यम से जांच करवाई थी, तो ये पाया था कि 110 सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने टीपालॉजी की है या उनकी जगह डम्मी कैंडिडेट बैठे हैं। तो ये आने के बाद भी, और फिर आप देखिए पूरी चार्जशीट आ गई। ठीक है, हाँ।
चार्जशीट में 199 पेज में क्या आया कि साहब 1 महीने पहले पेपर बाहर आ गया, रामू राम रायका के पास पेपर आ गया, बाबूलाल कटारा के पास आ गया, भूपेंद्र जो यादव तत्कालीन जो चेयरमैन थे, मंजू शर्मा के माध्यम से उन्होंने पेपर मंगवाए, बाबूलाल कटारा के पास आए, बाबूलाल कटारा से कोई एक दादीच है उसके पास पेपर चले गए। मुझे बताएं 1 महीने पहले अगर पेपर हिंदी का जनरल नॉलेज का आ जाता है और उन्होंने जांच में 199 पेज की चार्जशीट में है कि उन्होंने अन्य लोगों को भी ये बेचा है, और जैसे कोई दादीज का नाम बताते हैं जो उस समय दे दिया गया वो अब तक पकड़ में नहीं आया, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें इतने लोगों, दूसरा एसआईटी ने परीक्षा ली, एसओजी ने, तो जब 800 आदमियों की परीक्षा ली, 50% के नंबर ही 50% से कम है, मतलब 50% के नहीं। अच्छा, तुर्रा ये है कि जब फाइनल पेपर भी देने के लिए बिठाया गया उसमें भी 6 लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए। कह रहा हूं ना, है ना, ये जो परीक्षा हुई है, दूसरा ये हुआ कि ये ट्रेनिंग के अंदर एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और एक अंदर जो क्लासेस लगती है उनकी परीक्षा होती है। दोनों परीक्षाएं होने के बाद में ही तो भेजा इन्होंने वहां। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज और है, मैंने देखा अधिकतर मीडिया हाउसेस ये बोल रहे हैं कि इनकी पोस्टिंग हो गई। मैं अजीत कुमार सिंह जी के पास यहां पर जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको फील्ड पोस्टिंग ना समझें। अभी फिलहाल जिस पोस्टिंग की बात हो रही है वो भी दरअसल ट्रेनिंग का पार्ट है, बस। वो ऐसी पोस्टिंग नहीं है कि वो फील्ड पर उतर गए। लेकिन अजीत कुमार सिंह जैसे ऑफिसर्स हों या योगेंद्र जी जैसे ऑफिसर्स हों, वो 10 दिन में पकड़ लेंगे कि जो हमारे अंडर में जिस दिन भी फील्ड पोस्टिंग होगी और ये फील्ड पर उतरेंगे, 10 दिन में बड़ा अधिकारी ये पकड़ लेगा कि ये क्वालिटी का बंदा है या नहीं, कहीं इसने धांधली की है या नहीं। अजीत कुमार सिंह जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये लोग जिस किसी दिन फील्ड पोस्टिंग पर उतरेंगे, इनकी परीक्षा तो वहां पर भी चल रही होगी। आपको और आपके श्रोताओं को स्वप्निल जी नमस्कार। जी सर, नमस्ते। देखिए, इसके लिए मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। आप जो बता रहे हैं कि फील्ड में पकड़ लिया जाएगा, एक तो उसके संबंध में, और दूसरा जो हमारे पूर्व पैनलिस्ट ने जो बात कही है, मैं बिल्कुल इन बातों से सहमत हूँ कि भारत का जो न्याय प्रणाली जो हमने अपनाई है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनमें से एक सिद्धांत ये है कि भले ही हजारों दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष जो है वो उसको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जैसे कि पूर्व वक्ता ने कहा ये कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो देखिए ज्वाइनिंग तो कर लिया इन्होंने, सरकारी नौकरी जरूर है, लेकिन एक प्रोबेशन पीरियड होता है, तो ये फिलहाल जो है ये प्रोबेशन पीरियड में, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में भी जो रूल्स हैं अपॉइंटमेंट होने के बाद, जो कंडक्ट मतलब कि सीसीए रूल्स जो होते हैं, उसी रूल्स के तहत अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। या तो जो साफ ये पकड़े गए हैं एसआईटी के माध्यम से, एक तो वो हो गया, तो उनके खिलाफ भी रूल्स के हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ये बात है 1981 बैच की, आईएएस के सिलेक्शन में हुआ था, और एक अधिकारी थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया था जब वो प्रोबेशन पीरियड में थे एकेडमी में मसूरी में, तो उनको भी जब निकाला गया था तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, जो कि एक अपॉइंटमेंट के बाद होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही उनको हटाया गया था। ये तो दूसरी बात है। तो इनको भी जब हटाने की बात होगी तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो अपने को एडॉप्ट करनी पड़ेगी। और जो आपने बात कही कि लोग फील्ड में जाएंगे, उसके बाद ये उनके कार्य कुशलता से वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं। अच्छा, इसलिए सहमत नहीं कि मैं कई दृष्टांत आपको दे सकता हूं, कम से कम आईएएस के इससे, कि कई ऑफिसर जो टॉपर्स होते हैं आपके एकेडमी में और एग्जामिनेशन में, वहां क्या है कि जो रैंकिंग बनती है, एक तो जो यूपीएससी में आपको मार्क्स मिले हैं उसके आधार पे आपकी रैंकिंग होगी, और उसके बाद जो है एकेडमी में भी जो कि इंटरनल असेसमेंट होता है, करीब 150 नंबर का होता है, तो इन दोनों को मिलाकर के फाइनल रैंकिंग होती है। तो मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जो कई टॉपर्स होते हैं और बहुत अच्छे रहे हैं, वो फील्ड में जाते हैं तो बहुत ही मतलब कि कोई बहुत अच्छा ऑफिसर वो नहीं मतलब साबित होते हैं। और उसका उल्टा भी है कि जो लोग बहुत मतलब कि खराब होते हैं, सो कॉल्ड खराब होते हैं, वो फील्ड में मतलब कि जाकर के जो है बहुत। लेकिन सर क्या बिहेवियरल इश्यूज को वो फेस करेंगे? मैं देखिए, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश में जब व्यापम घोटाला सामने आया, कंप्लीट के कंप्लीट बैचेस को आज भी उस नजरिए से देखा जाता है ये तो व्यापम वाला है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या
जब टीम में काम करेंगे तो बिहेवियरल एस्पेक्ट पर से भी उन्हें जूझना नहीं पड़ेगा। देखिए, थोड़ा बहुत स्टिग्मा तो रहेगा ही, लेकिन ड्यू कोर्स लोग भूल जाते हैं और स्टिग्मा भी हट जाता है अगर आप अच्छे ऑफिसर प्रूव होते हो तो। ठीक है, तो स्टिग्मा तो रहेगा, ये बात मैं मानता हूँ आपकी कि लोग शक की नजर से तो इन्हें जरूर देखेंगे। तो इसमें मेरा एक मध्यम मार्ग का सुझाव था जी कि अब आपको हजारों लोगों की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। मेरा कहना यह है कि जो 850 के करीब हैं, राइट, उसमें से करीब 50 को तो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब बाकी बचे करीब 800 लोग। ठीक है, तो इन्हें 2 या 3 महीने की छुट्टी दी जाए कि आप फिर से तैयारी कीजिए, और उसके बाद एक सप्ताह के अंतराल पे इनकी 3 परीक्षा ली जाए, और उससे मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि जो बिल्कुल ही रद्दी, मतलब कि बिल्कुल ही तीनों एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली लोअर मार्क कर रहे हैं, उनके बारे में पुनः जो है एसआईटी जो है एक सही से जांच करे कि क्या इन्होंने कोई अनफेयर मींस अपनाया था। हाँ, कुल मिलाकर ये कि अगर हालात बने हैं तो अग्नि परीक्षा तो देनी चाहिए। आप इस माइंड फ्रेम से कह रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा। कंप्लीट एसओजी जो कि इंटेलिजेंट पर्सन से भरा हुआ है और वो तमाम जो बातें आप कह रहे हैं वो उसको भी समझता है, इसके बावजूद वो कह रहा था रद्द करो। ठीक वैसे ही पीएचक्यू भी कह रहा है कि साहब रद्द करो, है ना। मंत्रिमंडलों का समूह बैठा, वो भी ये कह रहा है कि साहब रद्द करो, लेकिन फैसला हुआ कि हम रद्द नहीं करेंगे। तो कोई तो रीजन रहा ही होगा ना, ऐसे आउट ऑफ ब्लू तो नहीं ये डिसीजन ले लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि रद्द करने की मांग कौन कर रहा है। देखिए, करीब 7,97,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और सिलेक्शन हुआ है करीब आप 850 का। तो बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो सब चाहेंगे कि हमें एक और मौका मिल जाए। तो ये लोग जो हैं करीब नहीं सर, मैं एसओजी के रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। एसओजी और पीएचक्यू मतलब पुलिस मुख्यालय ने भी ये कहा कि रद्द करो, इनकी रिपोर्ट्स लीक हो गई। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। पहला तो मैं जो जनप्रतिनिधि जो प्रेशर बना रहे हैं उसके बारे में कमेंट कर रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि के ऊपर प्रेशर भी आ रहा है। ये 8 लोग जो अभ्यर्थी थे जिनका कि सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका प्रेशर पड़ रहा है अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे, जनप्रतिनिधिगण पे, और वो प्रेशर बना रहे हैं। जहां तक कि एसओजी की बात है, वो एसओजी ने रिकमेंड किया है कैंसिल करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो है उन जो न्याय की बात जो है, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, उसके सिद्धांत के विरुद्ध है। एग्जैक्टली, उसके सिद्धांत के विरुद्ध है। या तो आप इनकम्पिटेंट हो कि आपने अभी तक पूरा का पूरा पता नहीं लगा पाया कि इस 50 के अलावा और लोग भी हैं कि नहीं है, और अगर आप आज तक 6 महीने के मतलब साल भर होने जा रहे हैं, साल भर के अंदर आप पता नहीं लगाने जा रहे हो, तो यू हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, तो मैं एसओजी के रिकमेंडेशन से एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है सर, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा। संजय महिला जी, थोड़ा सा लेट हो गया आपके पास आने में, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ कि अब लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। कहने का मतलब है सरकार ने तो ये बताया कि साहब हम क्या फैसला लेना चाहते हैं, है ना। दूसरा ये नहीं है कि ये फैसला हो गया, ये तो सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि हम इस दिशा में सोच रहे हैं। अब मसला ये है कि हाईकोर्ट इसको आगे किस तरह से टैकल करता है। स्वप्निल जी, ये जो भर्ती हुई है पिछले लंबे समय से राजस्थान के अंदर, राजस्थान का नाम नॉट ओनली दिस कंट्री, सब जगह ये जा रहा है कि भर्तियां जितनी भी हो रही है, एग्जाम हो रहे हैं, सब गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लेकिन पर्टिकुलर जिस मुद्दे के ऊपर आज अपन इकट्ठे हुए हैं, ये भर्ती बहुत ही विवाद का रूप ले चुकी है और इसके अंदर जांच के दौरान काफी सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एसओजी भी जांच, एसआईटी भी, आरपीएससी भी, और तो और चारों तरफ से जिस तरीके से ये प्रूव होता जा रहा है कि भर्तियों में गड़बड़ी हो रही है। 2 तरीके से इस रास्ता था, एक तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने, एक सरकार के पास। चूंकि अब ये मामला ऑनरेबल कोर्ट के सामने जा चुका है और ऑनरेबल कोर्ट लंबे समय से इसके अंदर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर को विस्तृत इस मामले की जांच हुई। जो जांच रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अवलोकन के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने
पर्टिकुलर कई पॉइंट्स के ऊपर क्वेरी की, और क्वेरी करने के बाद के अंदर इस मुद्दे पर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया ऑनरेबल कोर्ट को, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे के अंदर किसी को पोस्टिंग वगैरह, अभी जैसे पूर्व वक्ता जी ने बताया कि दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, करेक्ट, हाँ, नो डाउट, हाँ बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं इससे। लेकिन इसके बाद के अंदर इस मुद्दे के ऊपर 18 नवंबर को इंटरिम ऑर्डर जो पास कर दिया गया था, उसके बाद में यही 22 नवंबर को ये मैटर लगा। 22 नवंबर के बाद में हाईकोर्ट की छुट्टियां हो चुकी थी। अब ये 6 जनवरी को वो कोर्ट ओपन होने के बाद में माननीय न्यायालय के सामने लगा। ऑनरेबल कोर्ट ने, और ये कुछ जो पिटिशनर्स थे उनकी तरफ से ये कहा कि सर अब इंटरिम ऑर्डर का इसके अंदर वो एक तरह से उल्लंघन हुआ है, तो गवर्नमेंट के पार्ट पे कुछ कंटेम्प्ट ऑर्डर के कंटेम्प्ट की भी कुछ सो मोटो कंटेम्प्ट लिया जाए, और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के सामने ये बात आई ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग के दौरान। उस दिन इस मुद्दे के ऊपर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता जी अपीयर हुए, एडवोकेट जनरल, और उन्होंने सरकार की तरफ से अपना सारा पक्ष प्रस्तुत किया। ऑनरेबल कोर्ट ने भी वगैरह, हाँ हाँ, इसके अंदर रिकॉर्ड वगैरह भी कोर्ट ने इसके अंदर हर बिंदु के ऊपर एडवोकेट जनरल साहब की राय पूछी, एसआईटी की ओपिनियन, एसओजी की ओपिनियन, सरकार का और क्या क्या पक्ष है, ये सारी बातें सुनने के बाद में कोर्ट की तरफ से ये निवेदन किया गया कोर्ट को, लर्नेड एडवोकेट जनरल ने, कि सर हम इसका कुछ रिप्लाई देना चाह रहे हैं। उसके बाद ये प्रकरण आज फिर वापस लिस्टेड था, सूचीबद्ध था ऑनरेबल कोर्ट में, और इसके सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयर हुए। उन्होंने फिर सरकार का पक्ष रखा, और सरकार का पक्ष रखने के बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही इस सेंसिटिव मुद्दे को बहुत बारीकी के साथ, जैसा कि आपने इस मुद्दे को अभी बताया, और ये लर्नेड वक्ता है, ये भी इन्होंने संजय भाई, संजय भाई, मैं देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हाईकोर्ट अब किस किस डायरेक्शंस में जा सकता है? जैसे सरकार ने अपना पक्ष, हाईकोर्ट अभी बहुत कुछ डायरेक्शंस को पिन पॉइंटेड चल रहा है हाईकोर्ट, और आज भी हाईकोर्ट को कुछ 2 ऑर्डर उन्होंने इस तरीके से पास किए, जैसे ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, और इंटरिम ऑर्डर पास करने पड़े कोर्ट को। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इसी दौरान, चूंकि सीनियर एडवोकेट आरडी रस्तोगी जी, जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है भारत सरकार के राजस्थान हाईकोर्ट में, और एज ए सीनियर एडवोकेट उनको कोर्ट के अंदर बुलाकर, और इसमें एमिकस क्यूरी के तौर पर, और कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, और उनसे सारा मैटर देखने के बाद में उनकी भी ओपिनियन चाहिए। एएसजी साहब, आरडी रस्तोगी साहब ने बहस के दौरान ये कहा, ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को इस प्रकरण का रिकॉर्ड वगैरह भी दिलवाया जाए। तो याचिकाकर्ता और जो गवर्नमेंट है एसओजी की तरफ से, उनकी तरफ से उनको, चूंकि वो काफी सीनियर है, अनुभवी भी है, तो उनको रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए डायरेक्शन दिया है। अगली हियरिंग स्वप्निल जी 10 फरवरी तय की है। और हाँ, तो ऑनरेबल कोर्ट इस मामले में, जहां तक मैंने वहां जो देखा, बहुत ही गंभीरता से और बहुत हर बिंदु के ऊपर क्वेरी करते हुए सारी चीजें, और वो कोर्ट उनको क्वेरी कर रही है बाकायदा, चूंकि मैटर सब जुडिस है। ठीक है, तो लेट अस सी। मैं एक पॉइंट यहां पर शेयर करना चाहता हूं, सारे गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक रास्ता जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि भाई 50 तो नोन लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये इसके बाद हमने देखा कि एसओजी की कार्रवाई से अगर किसी तरह का डर फैला होता तो फाइनल पेपर में 6 लोग और चीटिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन 6 लोगों की वजह से अब ऐसा लगता है कि शायद 10-15 या 20-25 और ऐसे लोग होंगे शायद, जो अभी भी मौजूद हैं घुन की तरह इन लोगों में। तो अब या तो इंटेंसिवली उन लोगों को पता लगाकर उतनी पोस्ट प्लस कुछ और पोस्ट के लिए एक फ्रेश भर्ती प्रक्रिया निकाल दी जाए, बाकी तो जो है वो एज इट इज रह ले। ये एक तरीका है जिस पर सरकार आगे बढ़ सकती है। लेकिन योगेन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसी दिशा, अब देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं दोनों रास्ते खुले हैं, क्योंकि सरकार ने तो अभी सिर्फ ये बताया है कि हमारा मूड ये है। मैं कह रहा हूं दोनों रास्ते तो अभी भी खुले हुए हैं। बेस्ट वे आउट क्या होगा सरकार के लिए? देखिए स्वप्निल जी, जो इसमें पकड़े गए हैं वो तो है ही 45। उसके अलावा जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, हाँ, जो गंभीर हैं, बड़े अपराधी हैं, यूनिक बाम्बू और ढाका और दादीज,
ये 3 गिरफ्तार और नहीं हुए। इनसे लिंक कम से कम भी 150 आदमी और होने चाहिए। अच्छा, मेरा ये कहना है कि जो लिखित में पास हुए थे, जो लिखित में पास हुए थे, मान लीजिए 3000 हो गए लिखित में, या जितने भी 3500 हो गए, उन लोगों की परीक्षा दोबारा करा ली जाए। अच्छा, ये तो है ही, जिनमें ये 849 तो नहीं है। वैकेंसीज तो हैं सरकार के पास, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियां तो फिर हैं। अब ये 2021 का है, 2022, 23, 24 वैकेंसियां तो इतनी और हो गई। फिर आप इन परीक्षाओं में उन्हीं को बिठाएं जो पहले बैठे थे परीक्षा के अंदर। अच्छा, उनको बिठा लीजिए, उनको कोई ऐतराज ही नहीं होगा, वो तो तैयार है। हाँ। वही लोग परेशान हो रहे हैं ना, जो लिखित में पास हो गए वही परेशान हो रहे हैं कि हमको इंटरव्यू। दूसरा क्या था, इसमें जो इंटरव्यू हुए थे उसमें राइट का एक कोई सेक्शन, कोई ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को इंटरव्यू में फेल नहीं करेंगे, ये बात वहां हुई है। तो ये चीज भी मार्केट में आई है। और ये भी आया है कि मैंने तो जो आईजी बैठे थे उसमें इंटरव्यू में, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हमने जब इंटरव्यू लिया तो जब हमने कई लोगों से सब्जेक्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा साहब मैं तो वो 25 क्वेश्चन आंसर की जो बुकलेट आती है उसको पास हुआ हूं मैं तो उससे, और काम क्या करता हूं कि साहब मैं तो जो है क्रिप्टो करेंसी का काम करता हूं। तो भाई तुम थानदार क्यों बनना चाहते हो? कि शौक है साहब थानदार बनने का। तो ये इस प्रकार के इंटरव्यू हुए हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले ये बताते हैं कि साहब क्या स्थिति थी उनकी, इंटरव्यू देने वाले वो सब्जेक्ट के पर है, जानकारी नहीं है। तो चलो भाई, अब उनको आप फेल नहीं कर सकते। तो आपको बताऊं, आप पता कर लीजिए, जितने इंटरव्यू में बैठे एक भी फेल नहीं हुआ उसमें से। भाई क्यों नहीं किया फेल? इंटरव्यू में कम नंबर देते ना, लेकिन लिखित में चूंकि इस प्रकार की बेईमानियां हुई, तो आप खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लोग सेलेक्ट हुए वो सब स्टैंडर्ड है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह की कोई बात हुई है तो आरपीएससी ये बात कहे, कहां साहब ऐसा नहीं था, क्यों इंटरव्यू में फेल क्यों नहीं हुए भाई लोग? नहीं, फेल होने चाहिए थे ना इंटरव्यू में। जब लिखित में फेल हुए हैं तो इंटरव्यू में फेल होने चाहिए थे। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से इंटरव्यू में फेल किसी को नहीं किया गया। 35 नंबर दे दिए, 18 नंबर दे दिए, 18 नंबर से कम किसी को नंबर नहीं दिए। और फिर इस तरह की बातें मार्केट में आ गई कि रामू राम राय का जाते हैं अध्यक्ष के घर पे, रामू राम राय का अपनी लड़की का फोटो बताते हैं, जो सदस्य उसमें बैठ रहे हैं इंटरव्यू में, अध्यक्ष उसके लड़के को 38 नंबर या 35 नंबर क्या देते हैं, 28 तो नंबर। क्या कोई ठीक ठाक रास्ता है ही नहीं बाहर निकलने का? इसका रास्ता एक ही है, हाँ। कि आपको अगर अपनी इमेज बनानी है, बचानी है तो इन लोगों के बारे में तो जांच चालू करें, जैसी जांच चल रही है, और जल्दी करें, मतलब जितना जल्दी हो सके और जांच करें। इनको 45 को लेके बैठे, आप औरों की भी जांच करें। देखिए, इतने मोबाइल नंबर थे और इतने लोगों की जानकारियां हैं, ये आसानी से पता कर सकते हैं। ये तो 2021 में पता कर लेते, जहां पाली और बीकानेर में हुए थे, तभी पता नहीं किया इन्होंने, और अब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सॉल्यूशन है, अगर ये जो लिखित में पास हुए थे इन लोगों की दोबारा परीक्षा करा ली जाए। ओपन फॉर सजेशन होना पड़ेगा, ओपन फॉर सजेशन होना पड़ेगा। इसी कोशिश में मैंने ये डिस्कशन भी बुलाया है। मैं तो आसानी से चिल्लप वो कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक कंस्ट्रक्टिव पोर्शन भी अभ्यर्थियों के बीच में भी जाना चाहिए, युवाओं के बीच में भी जाना चाहिए। अजीत कुमार सिंह जी को जोड़ना चाह रहे हैं। अजीत जी, आप अपनी बात तो रखिएगा ही, लेकिन उसमें मैं एक सवाल अपना भी जोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इतनी नेगेटिविटी के बीच में जब इतना रायता फैल ही गया है, अब या तो पोछा लगाएं या फिर कोशिश करें कि चलो जमीन पर पड़े रायते को कोई सुंदर दृश्य दे दें, शायद लोगों को दूर से रंगोली का एहसास हो। आई डोंट नो, क्या क्या कोई ऑलमोस्ट बेस्ट वे आउट है ही नहीं? देखिए स्वप्निल जी, जो जोशी जी ने बात कही है उनसे मैं कुछ सहमति है और कुछ असहमति है। ओके। जहां तक पुनः परीक्षा लेने की बात है, मेरे हिसाब से समस्त जो 3200 की बात हो रही है उनकी परीक्षा न लेकर सिर्फ ये जो 850 जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और सिर्फ एक परीक्षा नहीं लेना चाहिए, 3 परीक्षा लेनी चाहिए एक सप्ताह के अंतराल पे। और उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो अच्छे सही स्टूडेंट्स हैं उनको 3 का एवरेज करने के बाद एक बार एक आइडिया हो जाएगा हाँ, कि कौन अच्छा है और कौन नहीं है। जो खराब किया है उसके ऊपर पुनः जांच की जाए। SIT मतलब कि जो SIT बैठी
तो परीक्षा के मामले में मेरी अर्ध सहमति है जोशी जी से ठीक है। कि किनकी लेनी चाहिए। हाँ। ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी इंटरव्यू के लिए, स्वप्निल जी देखिए, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों अलग अलग चीज। मुख्य परीक्षा में जो है उसके जो एकेडमिक कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, उसकी जांच की जाती है। और जो इंटरव्यू होता है उसमें ये माना जाता है कि इसकी एकेडमिक दक्षता की तो जांच हो चुकी है, अब इसका ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है। तो आप देखेंगे कभी कभी कि कम पढ़े लिखे बच्चे, मतलब कि जो क्लास वगैरह में बच्चे पीछे भी रहते हैं, अगर उनकी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी हो जाती, तो वो तो उनको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और जो एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बाकी चीजों के बारे में उनसे सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, एक छोटा सा काउंटर है मेरा। जब हम ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि एसआई भर्ती लीक प्रकरण जब पीक पर था, उस समय कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे जिसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी सर दिख रही थी। और अगर किसी को गिफ्ट किए गए हैं पासिंग मार्क्स इंटरव्यू में, तो ऑब्वियसली हमने स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड के बीच में कोई अंतर ही नहीं रखा। नहीं, देखिए ये अब मैं भी कई इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ हूँ, अपने आरपीएससी में भी बैठा हूँ, मैं यूपीएससी के भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ। जनरली क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं एक आधार मान लेते हैं अपन कि यार किसी को मिनिमम इतना नंबर देना है और मैक्सिमम इतना नंबर देना है। उसके बाद क्या होता है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद सारे जो मेंबर्स हैं अपना अपना पॉइंट बताते हैं कि मेरे हिसाब से इसको इतना मिलना चाहिए, और उसके बाद डिस्कशन करके एक कॉमन नंबर दिया जाता है। तो देखिए मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाह रहा था कि एकेडमिक जो कॉम्पिटेंस है और जो इंटरव्यू की कैपेबिलिटी है एक बच्चे की, उसमें कोई मतलब कि डायरेक्ट एक कोरिलेशनशिप नहीं होता है। कुछ लोग एकेडमिकली मीडियम हो सकते हैं या अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी पर्सनालिटी का मतलब मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका जनरल अप्रोच क्या है लाइफ के ऊपर, ठीक है, या जो समस्याएं हैं देश के ऊपर, उसका एक तरह से अप्रोच क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, ठीक है, ये देखी जाती है वहां पे उसकी। और जो आपने एक और बात जो लास्ट में पूछे थे, मैं भूल गया, आपने कुछ कहा था कि कमेंट करने के लिए किसी चीज। हाँ, मैंने सिर्फ ये इस बात पर कमेंट करने के लिए कहा कि क्या कोई बेस्ट वे आउट है ही नहीं। नहीं, बेस्ट वे आउट तो देखिए इससे क्या हो, चुकी आपने कहा था कि लोगों के ये फील्ड में जाएंगे तो इनके ऊपर स्टिग्मा भी लगेगा। हाँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने का इन्हें छुट्टी दीजिए आप सबको, और उसके बाद एक उन्हीं लोगों को 850 ये जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनको छुट्टी दीजिए 2 महीने की, एक सप्ताह के इंटरवल पे उनको 3 एग्जाम का मतलब कि चांस दीजिए आप, और ठीक है, उसका एक आपको आइडिया लग जाएगा। जो बंदा तीनों में बिल्कुल खराब नंबर ला रहा है, हाँ, उनको आप एक बार पकड़ लीजिए। बिल्कुल, ये एक रास्ता हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि और उसके बाद एसआईटी से उनकी जांच करा लीजिए फिर से। मैं इस पूरे डिस्कशन को सरकार तक भिजवाऊंगा भी। मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं, संजय महिला जी, मैं आपसे लेना चाहता हूं, नीट वाले प्रकरण में जब पेपर आउट हुआ था, योगेंद्र जोशी जी ने बहुत अच्छे से पिछली बार डिबेट में इस बात को एक्सप्लेन भी किया था कि उसमें बताया गया कि भाई अब तो सब हो चुका है, अब हम रद्द नहीं कर सकते। जाहिर तौर पर इस केस में भी हो सकता है हाईकोर्ट उससे कुछ सिमिलैरिटीज देखते हुए अपने फैसले को रखे, क्योंकि उस दायरे के बाहर तो हाईकोर्ट नहीं जाएगी। मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट बहुत बारीकी से इस मामले को सुनवाई कर रही है, अभी जैसे अजीत सिंह जी ने बताया, योगेंद्र जी ने भी बताया, ये अपन जो डिबेट कर रहे हैं फिलहाल ये कयास के आधार पर सबके विचार सराहनीय है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप इंतजार कीजिए 10 फरवरी को जब ये मैटर सुनवाई पे लगेगा और ऑनरेबल कोर्ट का उस तारीख को या जो भी नेक्स्ट हियरिंग पर कोई भी वर्डिक्ट आएगा, आप ये जुडिशियल वर्डिक्ट अपने आप में एक बहुत सराहनीय होगा, क्योंकि जो काम कई मामलों के अंदर सरकार के पार्ट पे होते हैं, सरकार को करने होते हैं, अब चूंकि मामला न्यायालय के सामने जा चुका है और न्यायालय बाकायदा इसके अंदर बहुत बारीकी से पिन पॉइंटेड हर एंगल से भाई प्रेसिडेंट और क्वेरी करते, हाईकोर्ट प्रेसिडेंट भी तो देखेगा। अगर इस तरह के केसेस पहले आए हैं तो प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट आए तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट का पार्ट है सुनील जी वो, लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड भी तलब किए हैं, सरकार से भी जवाब दोबारा मांगा है, इधर इनकी तरफ से भी मांगा है,
लर्नेड एएसजीएफ केस के अंदर एज एमिकस क्यूरी अपीयर हुए तो आपके जो प्रेसिडेंट वाली बात है वो भी उसके सामने कंसिडर होंगी। लेकिन फिलहाल इस भर्ती से संबंधित जितनी भी गड़बड़ियां ठीक हैं है। वो ऑनरेबल कोर्ट उनको हर एंगल से देख रही है कहां पर क्या गड़बड़ हुई है, और वर्डिक्ट बहुत अच्छा आएगा। ऑनरेबल कोर्ट पे विश्वास रखने के लिए आप इतना मैं कह सकता हूं, बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट आएगा। ठीक है, मैं लास्टली सिर्फ एक पॉइंट ये कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं कभी सरकार का हिस्सा रहा नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता सरकार किस पैटर्न पर डिसीजंस लेती हैं। हम सरकार के डिसीजंस पर क्वेश्चंस ज़रूर उठा सकते हैं। अब मसला ये है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकायदा आपने जब इतनी जगह सोचा ही है, एसओजी से भी सुचवाया है, पुलिस हेडक्वार्टर से भी सुचवाया है, मंत्रियों के समूह से भी सुचवाया है, तो क्यों ना आप कुछ इंटेलेक्चुअल्स को लें और एक बेस्ट वे आउट देखें। ठीक है, अगर आप यही रास्ता पकड़ना चाहते हैं कि हम यथावत रखेंगे, हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है आप रद्द कर दीजिए, लेकिन इन दोनों रास्तों पर चलने पर होगा क्या और आगे किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, उसका एक प्रॉपर मैप बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि सोसाइटी के सजेशन से ही बेस्ट वे आउट निकल पाएगा। क्योंकि कई धड़े हैं, अभ्यर्थी तो हैं ही, उनके परिवार वाले भी हैं, उनकी भी अपनी एक जंग है। ये एक इमोशनल एस्पेक्ट है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।